जय हिंद दोस्तों। आज टॉपिक हम लेकर चलते हैं वर्ण और वर्णमाला, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का एक निश्चित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होता है कि जिसका उच्चारण, स्वर को हम क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण बिना किसी के सहयोग से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? हस्त स्वर और दीर्घ स्वर होता है। तो हस्त स्वर में आप जानते हैं कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये चार आपके क्या होते हैं? हस्त स्वर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? हस्त स्वर कहते हैं। तो क्या हो गया एग्जाम्पल में? छोटा है, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। क्या कि जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या है? जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है आयोगवाह। आयोगवाह में आपके क्या क्या आएगा? अनुस्वार आएगा, अनुनासिक आएगा और विसर्ग आएगा। ये तीन आपके क्या होते हैं? आयोगवाह होते हैं। आयोगवाह क्या होता है कि यह तो न तो स्वर होते हैं और न ही क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। आयोगवाह क्या होता है? यह न तो स्वर होता है, न तो व्यंजन ही होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि स्वर की भांति इसका उच्चारण होता है, संयुक्त रूप में होता है। और व्यंजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि व्यंजन के उच्चारण के बाद क्या आता है? स्वर आता है। जैसे क में क्या आएगा? क धन अ, क। तो व्यंजन के उच्चारण में स्वर आता है, और इसमें क्या होता है? इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें आपका स्वर पहले ही आ जाता है, इसलिए यह न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। आयोगवाह में पहला आएगा अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं, जो अंग होता है, अनुस्वार माने अंग, जो हम इसका जब उच्चारण करते हैं तो यह क्या होता है कि जिस इसका उच्चारण करते समय यह उसी वर्ण के पांचवें अक्षर की भांति इसका उच्चारण होगा। अनुस्वार उस वर्ण के पांचवें वर्ण के समान होता है, जिसका पहले वह बोला जाता है, जिसके पहले वह बोला जाता है। जैसे गंगा। अब देखिए ग आगे, अब क्या करना है? इसका पांचवा वर्ण हमें लेना है। ग क ख ग घ अंग। इसका पांचवा वर्ण अंग हुआ, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? अंग गंगा। दंड, दंड में द का पांचवा वर्ण क्या है? इ है, सॉरी अड़ है, तो इसलिए क्या हो गया? दंड हो गया। बात समझ गए? अब चलते हैं क्या? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जिसका उच्चारण मुख और नासिका, जिसका उच्चारण मुख से और नाक से, दोनों से हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंगन, आंगन। और क्या होगा? चांद। चांद नहीं कहेंगे भैया, चांद। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हो गए? अनुनासिक हो गए। इसके बाद क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? जिसका उच्चारण अह की भांति हो। किसके बात हो? अह की भांति हो, अह की भांति, उसे हम कहते हैं विसर्ग। जैसे प्रातः, क्या होगा? प्रातः। और क्या होगा? स्वतः। ये आपके क्या है? सभी आपके विसर्ग हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? विसर्ग है। अब व्यंजन क्या होता है? जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन देख लीजिए क्या होता है आपका। क से लेकर के ज्ञ तक आपका जो होता है, ये क्या होता है? व्यंजन होता है। लेकिन इनके प्रयोग सभी के अलग अलग हैं। क्या है? इनके प्रयोग सभी क्या है? अलग अलग हैं। कैसे है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह छत्रज्ञ, और एक होता है स्र।
अब ध्यान दीजिए इसमें, क ख ग घ अंग को कहते कंठ को, कंठ कंठस्थ व्यंजन जिसको कहते हैं, मतलब कि जो गले से निकलता है, मतलब जो कंठ को स्पर्श करे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ मतलब ये गले को स्पर्श कर रहा है, कंठ को यहाँ बोलने पर उच्चारण में कंठ को स्पर्श करेगा। इसी तरह से च छ ज झ ञ तालु व्यंजन, तालु माने जब हम बोलेंगे तो जीभ का अगला सिरा यहाँ पर स्पर्श करेगा नीचे, इसलिए इसको कहते तालु व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ ञ को तालु व्यंजन कहते हैं। इसके बाद ट ठ ड ढ अड़ को मूर्धा कहते हैं, मूर्धा व्यंजन। क्या कहते हैं, मूर्धा व्यंजन, मतलब कि मूर्धा को स्पर्श करने का मतलब है कि जब हम इसको बोलेंगे जीभ हमारा ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है बोलते समय, टाठा टाठा मतलब जीभ हमारा जो ऐसे है फिर ऐसे हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मूर्धा व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद दांत, दांत क्या है आपका, दांतों को स्पर्श करता है, इसलिए इसको दांत व्यंजन भी कहते हैं। बोलेंगे तो इसका जो उच्चारण होगा दांत की सहायता से होगा, त थ द ध न, मतलब कि दांत की सहायता से हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, प फ ब भ म, इसको होस्ट को स्पर्श करता है, इसलिए इसको होस्ट व्यंजन भी कहते हैं। क्यों, प फ मतलब ये जब बोलेंगे तो होठ दोनों आपस में सटने लगेंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होठ को स्पर्श करने की वजह से होस्ट व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन मतलब कि वह व्यंजन जिसका उच्चारण गले में ही होता है, अंदर ही होता है, उसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह आपके जो चार है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद स है, यह आपके जो चार है उष्म व्यंजन है, मतलब कि वह व्यंजन जिसको बोलने में गर्मी ज्यादा निकलती है, महसूस होती है, ऊर्जा ज्यादा लगती है, उसको क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके बाद है क्षत्रज्ञ और श्र, ये आपके चार हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने यह दो वर्णों के मिलकर के क्या है, मिलने से बने हुए हैं, दो वर्णों की। जैसे आपका छ जो आपका बना है, छ से छत्री जो है आपका, क धन स से मिलकर बना हुआ है। त्र आपका जो बना हुआ है, त धन र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ आपका जो है ज धन इ से मिलकर बना हुआ है। और श्र आपका जो है, श्र जो है आपका स धन र से मिलकर बना हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, जय हिंद।